आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले अनुयोज्य दावा क्या है एवं अनुयोज्य दावे को अंतरित किया जा सकता है, इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। प्रश्न यह पूछा जाता है कि अनुयोज्य दावा क्या है, क्या अनुयोज्य दावा को अंतरित किया जा सकता है, समझाइए। अनुयोज्य दावे के अंतरित के अधिकार एवं दायित्व की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अनुयोज्य दावा धारा 3, धारा 130, धारा 131 एवं धारा 132। अनुयोज्य दावा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3, धारा 130, धारा 131 और धारा 132 में अनुयोज्य दावे से संबंधित विधि दी गई है, जिसे निम्नलिखित ढंग से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 पे अनुयोज्य दावे का तात्पर्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में अनुयोज्य दावे को परिभाषित किया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुयोज्य दावा हमारा वह अधिकार है जिसके तहत हम दीवानी न्यायालय में वाद दायर करके अपनी निम्नलिखित चीज़ों को वापस ले सकते हैं। नंबर 1 पे अर्पित सेवाओं के लिए पारिश्रमिक। नंबर 2 पे है अप्रतिभूत ऋण, असुरक्षित रूप से दिया गया ऋण जिसे बोलते हैं। नंबर 3 पे कुछ समय के लिए दी गई कोई चल संपत्ति। दूसरा पॉइंट है अनुयोज्य दावे में सम्मिलित चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये देख लेते हैं। अनुयोज्य दावे में मुख्य रूप से 3 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। नंबर 1 पारिश्रमिक। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ सेवाएं अर्पित करता है और दूसरा व्यक्ति अर्पित सेवाओं के बदले उसे पारिश्रमिक नहीं देता है, तो वह व्यक्ति दीवानी न्यायालय में जाकर अपने पारिश्रमिक के लिए वाद दायर कर सकता है और सिविल न्यायालय उसे उसका पारिश्रमिक दिलवाएगा, क्योंकि अर्पित सेवाओं के बदले पारिश्रमिक पाना उसका अनुयोज्य दावा है। जैसे ए बी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है और बी उसका पैसा नहीं दे रहा है, तो ए ऐसे में न्यायालय की शरण ले सकता है, क्योंकि अपने पारिश्रमिक की वसूली करना ए का अनुयोज्य दावा है। नंबर 2 पे है अप्रतिभूत ऋण। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा ऋण देता है जिसके बदले उसने कोई प्रतिभूति नहीं ली है, तो ऐसे ऋण को अप्रतिभूत ऋण यानी कि असुरक्षित ऋण कहा जाता है। यदि ऋणी इसकी वापसी का समय शोध्य अर्थात पूरा हो जाने के बावजूद भी ऋणदाता इसे वापस नहीं करता है, तो ऐसे में ऋणदाता सिविल न्यायालय की शरण ले सकता है, क्योंकि अपने असुरक्षित ऋण की वापसी भी हमारा अनुयोज्य दावा है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ए बी को 50,000 रुपये ऋण के रूप में देता है और उसके बदले उससे न तो कोई चल संपत्ति और न ही कोई अचल संपत्ति प्रतिभूति के रूप में लेता है। इस ऋण की वापसी शोध्य अर्थात समय व्यतीत हो गई हो और बी ऋण वापसी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में ए दीवानी न्यायालय में दावा दायर करके अपने ऋण की वसूली कर सकता है, क्योंकि यह उसका अनुयोज्य दावा है। तीसरे नंबर पर आती है चल संपत्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई चल संपत्ति कुछ समय के लिए दे देता है और उसकी वापसी का समय आने के बावजूद भी वह दूसरा व्यक्ति उस प्रथम व्यक्ति को उस चल संपत्ति को वापस नहीं करता है, तो वह प्रथम व्यक्ति इसकी वापसी के लिए दीवानी न्यायालय में उसके विरुद्ध दावा दायर कर सकता है। जैसे ए बी को अपनी मोटरसाइकिल उसकी बहन की परीक्षा दिलाने के लिए दे देता है। परीक्षा समाप्ति के बाद भी बी ए की मोटरसाइकिल वापस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ए बी के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद दायर करके अपनी मोटरसाइकिल उससे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह ए का अनुयोज्य दावा है। इसमें एक नोट दिया गया है, वो देख लेते हैं। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि चल संपत्ति के संबंध में अनुयोज्य दावा तभी होता है जब उस चल संपत्ति की वापसी का उस व्यक्ति को विधिक अधिकार हो एवं वह चल संपत्ति उस व्यक्ति को न तो वास्तविक रूप से वापस की गई हो और न ही प्रलक्षित रूप से वापस की गई हो। जैसे ए बी को चोरी की घड़ी कुछ समय के लिए उधार देता है, तो उसे वापस पाने के लिए वह सिविल न्यायालय में वाद दायर
नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी की घड़ी को वापस पाने का एक विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए यह कहा जाएगा कि इस मामले में उस घड़ी को वापस पाने का एक अनुयोज्य दावा नहीं है। तीसरे नंबर का पॉइंट है, अनुयोज्य दावे का अंतरण किया जा सकता है। अनुयोज्य दावे का अंतरण भी हो सकता है, क्योंकि अनुयोज्य दावा हमारी अमूर्त संपत्ति होती है, किंतु आवश्यक यह है कि इसकी सूचना लिखित रूप से दी जानी चाहिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130, 131 और 132 में अनुयोज्य दावे के अंतरण से संबंधित विधि दी गई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पे अनुयोज्य दावे का अंतरण, धारा 130। अनुयोज्य दावे का अंतरण चाहे प्रतिफल लेकर किया जाए चाहे बिना प्रतिफल के किया जाए, दोनों रूप में ऐसे लिखत के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरणकर्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। वह ऐसे लिखत के निष्पादन को पूरा और प्रभावी हो जाएगा और तत्पश्चात अंतरणकर्ता के सब अधिकार एवं उपचार अंतरिति में निहित हो जाएंगे। जैसे बी का ए देनदार अर्थात कर्जदार है, बी वह ऋण सी को अंतरित कर देता है, तब ए से ऋण चुकाने के लिए बी मांग करता है। इस अंतरण की ए को धारा 131 में विहित सूचना नहीं मिली है और वह ए को संदाय कर देता है। यह संदाय विधिमान्य है और सी उस ऋण के लिए ए पर वाद नहीं चला सकता। नंबर 2 पॉइंट है, सूचना का लिखित एवं हस्ताक्षरित होना। धारा 131, अनुयोज्य दावे के अंतरण की सूचना लिखित होनी चाहिए और उस पर अंतरणकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसी सूचना में अंतरिति का नाम और पता भी लिखा जाना चाहिए। तीसरे नंबर का पॉइंट है, अनुयोज्य दावे के अंतरिति के अधिकार। अनुयोज्य दावे के अंतरण के बाद अंतरिति अपनी ओर से दावा कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अंतरक को पक्षकार बनाए। चौथे नंबर का पॉइंट है, अनुयोज्य दावे के अंतरिति के दायित्व। धारा 132, अनुयोज्य दावे का अंतरिति ऐसे दावे को उन सभी दायित्वों और समस्याओं के अधीन होगा जिनके अधीन अंतरणकर्ता अंतरण की तारीख पर उस दावे के बारे में था। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, सी को ए वह ऋण अंतरित करता है जो बी द्वारा उसे शोध्य है। ए उस समय बी का ऋणी है। बी पर सी उस ऋण के लिए वाद लाता है जो ए को बी द्वारा शोध्य है। ऐसे वाद में बी वह ऋण मुजरा करने का हकदार है जो उसके ए द्वारा शोध्य है, यद्यपि सी ऐसे अंतरण को तारीख पर उसकी जानकारी नहीं रखता था। चौथे नंबर का पॉइंट है, अनुयोज्य दावा माना गया है। नंबर 1 पे मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा। नंबर 2 बकाया किराए की राशि के लिए दावा। नंबर 3 एक अग्रिम धन की वापसी का दावा या भविष्य निधि। नंबर 4 पे बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का दावा। अगला है फर्म में भागीदारी, विकटित फर्म से भागीदार को हिसाब मांगने का अधिकार। अगला है पेश की धन की वापसी का दावा। अगला है लॉटरी में भाग लेने का अधिकार। अगला है माल क्रय करने की संविदा के अंतर्गत लाभ का दावा। अगला है विक्रय निरस्त हो जाने की स्थिति में क्रय मूल्य वापस करने का अधिकार। अगला है भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार। अगला है व्यापार से फायदे पर अधिकार। अगला है संविदा जो दायित्व से युग्मित है का लाभ क्लेम करने का अधिकार। अगला है संविदा निष्पादन से प्राप्त लाभ। अगला है वचन ग्रहीता द्वारा किसी महिला विषय से विवाह करने का अधिकार। अगला है अप्रतिभूत ऋण, माल विक्रय, संविदा के अधीन लाभ। 5 नंबर का पॉइंट है, अनुयोज्य दावा नहीं माना गया है। इसे देख लेते हैं। नंबर 1 पे संविदा के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति अर्थात नुकसानी पाने का अधिकार। नंबर 2 पे मध्यवर्ती या अंतर्वर्ती लाभ का दावा। नंबर 3 पे कॉपीराइट का दावा, बंधक ऋण, सुरक्षित ऋण या डिक्री, भविष्य की डिक्री। नंबर 4 पर है अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी का अधिकार। नंबर 5 पर है किसी पुस्तक या मौखिक हस्तकौशल या कारीगर का प्रतिलिपि अधिकार।
अर्थात कॉपीराइट का अधिकार। नंबर 6 पे है एक आज्ञप्ति में परिणत ऋण या एक निर्णीत ऋणी। नंबर 7 पर है कोई ऋण वसूल करने की न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री। नंबर 8 पर है सह अंशधारी से फायदा प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 9 पर है ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो। नंबर 10 पर है डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 11 पर है अंतकालीन लाभ। नंबर 12 पर है LLB की परीक्षा में वचनग्रहिता के उत्तीर्ण होने पर 500 रुपये का भुगतान करने का अधिकार। नंबर 13 पर है एक आयात अनुज्ञप्ति। नंबर 14 पर है नुकसानी के लिए वाद का अधिकार। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।